बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने रिव्यू 1 यूनिट 1 to 4 करना है। आपके पेज नंबर 46 पर देखिए। सबसे पहले आपको कॉम्प्रीहेंशन गिवन है जिसमें क्वेश्चन नंबर ए है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो हैं ये हर चैप्टर के जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चंस याद करते हैं ये उन्हीं क्वेश्चंस को इधर लिखा गया है, ठीक है। उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आपके रिव्यू 1 में आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, आपने नोट्स में इन चैप्टर को खोलना है और वहाँ से इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से ज़ुबानी याद करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये आपका यूनिट नंबर 4 से है, ठीक है। यानी यूनिट नंबर 4 की जो एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन आंसर्स गिवन थे उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स में से उन्होंने 3 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर दे दिए हैं। अब आपने क्या काम करना है कि अपने इंग्लिश के नोट्स ओपन करने हैं, उसमें यूनिट नंबर 4 के जो क्वेश्चन आंसर्स गिवन है वहाँ से इन 3 क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपने जुबानी याद करने हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपके यूनिट नंबर 1 में से है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये आपका यूनिट नंबर 3 में से है एंड क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये आपका यूनिट नंबर 2 में से है। तो आपने वहाँ से इन क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उनको जुबानी याद करना है। नेक्स्ट हम चलते हैं वोकैबुलरी की तरफ, जिसमें पार्ट ए है आपके पास, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। इस पार्ट में आपको जितने वर्ड्स मीनिंग है उनके अकॉर्डिंग जो है ये एमसीक्यूज दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज सो डेलिकेट सिचुएशन। डेलिकेट को उन्होंने अंडरलाइन कर दिया है कि अब आपने इन ऑप्शंस में से डेलिकेट का मीनिंग बताना है। तो डेलिकेट का मीनिंग है सेंसिटिव। शी रिमेन्ड स्टेडफास्ट एंड डिड नॉट रिवील द सीक्रेट। यहाँ पे स्टेडफास्ट को अंडरलाइन किया गया है तो स्टेडफास्ट का मीनिंग है जी फर्म एंड रेजोल्यूट। विंडिक्टिव मीन्स, विंडिक्टिव का मतलब है रिवेंजफुल। नेक्स्ट आप आते हैं पेज नंबर 47 पर। एस्टोनिश मीन्स सरप्राइज। द स्टूडेंट्स आर ऑल गियर्ड अप। अब गियर्ड अप को अंडरलाइन किया गया है, बोल्ड भी किया गया है, यानी आपने गियर्ड अप का मीनिंग देखना है। तो गियर्ड अप का मीनिंग है रेडी। नेक्स्ट देखिए, देयर एलोकेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री। एलोकेंस को अंडरलाइन किया गया है और बोल्ड भी किया गया है, यानी आपने एलोकेंस का मतलब बताना है जो कि है फ्लुएंसी। डिवोशन मीन्स लॉयल्टी। अब आप देख रहे हैं कि कुछ वर्ड्स तो उन्होंने डायरेक्ट लिख दिए ना, जैसे एस्टोनिश और डिवोशन, और आगे उसके लिख दिया मीन्स। वो आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि हमने किसका मतलब बताना है। लेकिन जहां आपको कंप्लीट सेंटेंस दिया हुआ है वहां पे फिर आपने देखना है कि किस वर्ड को यहाँ तो बोल्ड किया गया होगा या अंडरलाइन किया गया होगा या इटैलिक फॉर्म में लिखा गया होगा। यानी जो वर्ड जो है उसको उन्होंने हाईलाइट किया है, आपने उस वर्ड का जो है मीनिंग बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन में चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेलियर इज आ एंड डैश। अब आपने बताना है कि वेलियर जो है वो इन ऑप्शंस में से क्या है। क्या वेलियर मटेरियल नाउन है? क्या आप वेलियर को टच कर सकते हैं? नहीं, आप वेलियर को टच नहीं कर सकते, इसलिए ये मटेरियल नाउन नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो वेलियर जो है वो एक क्वालिटी है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, इसलिए क्वालिटी कौन सा नाउन होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेलियर इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Some are born great. The underlined word is an. Some को अंडरलाइन किया गया है और आगे उन्होंने कहा है कि अंडरलाइन वर्ड क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन नहीं, सम जो है वो किसी का पोजेशन या ऑनरशिप शो नहीं कर रहा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सम के साथ सेल्फ या सेल्स नहीं लगा हुआ, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी नहीं है। सम जो है ये पर्सनल प्रोनाउन भी नहीं है। अब सम में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया जा रहा, ठीक है, तो कितने भी लोग हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है, इस वजह से सम जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नेक्स्ट देखिए, माय मदर बिकम्स डैश इफ आई गेट होम लेट। हाँ जी, यहाँ पर आपने एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग जो है वो सही ऑप्शन जो है उसको चूज करना है। तो माय मदर बिकम्स एंशियस इफ आई गेट होम लेट। नेक्स्ट देखिए, साकिब इज लिविंग डैश फ्राइडे एट नून। हाँ जी, यहाँ पर नून के अकॉर्डिंग एट ऑलरेडी उन्होंने प्रपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो दे दी हुई है। अब आपने देखना है कि फ्राइडे के अकॉर्डिंग कौन सी प्रपोजिशन ऑफ टाइम लगेगी। तो हमने पढ़ा था कि जब हमें वीक डेज के नेम गिवन होते हैं तो हम ऑन यूज़ करते हैं, इसलिए साकिब इज लिविंग ऑन फ्राइडे एट नून। नेक्स्ट देखिए, वी आर स्टडिंग डैश इंग्लिश। अब बेटे इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट का नेम है, ठीक है, इसलिए इसमें आपने कोई भी आर्टिकल जो है वो यूज़ नहीं करना। वी आर स्टडिंग इंग्लिश।
नन ऑफ दीज आपका जो है सही आंसर है, ना इसमें आ आएगा, ना एन आएगा और ना दा आएगा। ठीक है, ये इंग्लिश जो है यहाँ पर ये सब्जेक्ट का नेम आया है, इसलिए आपने यहाँ पर कोई भी आर्टिकल जो है वो यूज़ नहीं करना। नेक्स्ट आपकी स्टेटमेंट है हाउ कोल्ड द नाइट इज़, दिस इज़ आ एंड डैश सेंटेंस। आपने इस सेंटेंस को गौर से देखना है कि ये कौन सा सेंटेंस है इन ऑप्शंस में से। असर्टिव, क्या ये सेंटेंस असर्टिव है? नहीं, ये एक बयान नहीं है, ये एक कमेंट नहीं है, इसलिए ये हम असर्टिव सेंटेंस नहीं कह सकते इसको। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, क्या इसमें कोई सवाल पूछा गया है? तो बेटे हाउ से आपने कंफ्यूज नहीं होना, हाउ क्वेश्चन वर्ड यूज़ हुआ है, लेकिन इंट्रोगेटिव वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड के फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब फ़ौरन से कोई भी यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, और एक और निशानी ये है कि आगे इसके एक्सक्लेमेशन मार्क जो है वो लगा हुआ है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, आई डैश यू टू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। अब आपको अगर याद हो, हमने कंडीशनल 1 ओपन कंडीशन पढ़े थे, जिसमें आप क्या करते हैं, आप इफ़ क्लॉज के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं और आप दूसरे क्लॉज के साथ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस लगाते हैं। तो अब हम यहाँ से देखेंगे सही ऑप्शन क्या है। हैड जो है ये फ्यूचर में नहीं लगता, गिव अकेला फ्यूचर में नहीं लगता, गिव्स भी फ्यूचर में नहीं लगता। फ्यूचर में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है? या तो विल या शैल, और यहाँ पर डिटर्मिनेशन शो की गई है, इसलिए आई के साथ विल लगा है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी है, तो ये बन जाएगा आई विल गिव यू टू राइड माई बाइक इफ़ यू लाइक। नेक्स्ट देखिए, यू डैश बी पंक्चुअल। बेटे आपने मॉडल वर्ब्स पढ़े थे और उनके फंक्शंस पढ़े थे। ठीक है, यहाँ पर ऑब्लिगेशन शो की जा रही है, तो हमने देखना है कि इन ऑप्शंस में से ऑब्लिगेशन को कौन सा मॉडल वर्ब जो है वो इंडिकेट कर रहा है। आउट टू, शुड, मस्ट, ये तीनों मॉडल वर्ब जो हैं ये ऑब्लिगेशन को इंडिकेट करने वाले मॉडल वर्ब्स हैं। वुड जो है ये ऑब्लिगेशन को इंडिकेट नहीं करता, इसलिए वुड को हम निकाल देंगे। अब हमने देखना है कि इस स्टेटमेंट में इन तीनों में से कौन सा मॉडल वर्ब जो है वो बेस्ट सूटेबल है। तो यहाँ पर देखिए शुड, जब हम किसी को नसीहत करते हैं ना कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो फिर हम कौन सा मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं? शुड। तो यहाँ पर क्या आएगा? यू शुड बी पंक्चुअल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नसीहत की जा रही है, इसलिए हमने मॉडल वर्ब शुड यूज़ करना है। नेक्स्ट देखिए, द बॉय लाफ्स लाउडली, द अंडरलाइन वर्ड इज आ एन। अंडरलाइन उन्होंने किसको किया है? लाफ्स को। अब हमने ये देखना है कि लाफ्स जो है ये कौन सा वर्ब है। तो बेटे लाफ्स जो है, क्या ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्या ये रेगुलर वर्ब है, क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है, या इर्रेगुलर वर्ब है? आपने सबसे पहले इस स्टेटमेंट को गौर से देखना है। द बॉय आपके पास सब्जेक्ट गिवन है, लाफ्स आपके पास वर्ब गिवन है, आगे लाउडली जो है वो आपके पास एडवर्ब गिवन है। तो हमने ये पढ़ा था कि ऐसा वर्ब जिसके बाद आपको ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता, तो ऐसे वर्ब को आप क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। इसलिए यहाँ पर जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन होगी वो कौन सी होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि लाफ्स के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर लाफ्स के बाद ऑब्जेक्ट गिवन होता तो फिर हम ट्रांजिटिव वर्ब कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब गिवन है, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में देखें तो फिर रेगुलर वर्ब में लाफ आता है, इरेगुलर वर्ब में नहीं आता, क्योंकि लाफ की फर्स्ट फॉर्म लाफ है और सेकंड और थर्ड फॉर्म लाफ्ड है। और हमने पढ़ा था कि जिस वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है वो कौन सा वर्ब होता है? रेगुलर वर्ब होता है। ज़्यादा जो ये सेंटेंस है वो किस चीज़ को शो कर रहा है? इंट्रांजिटिव वर्ब को, यानी ऐसा वर्ब जिसके बाद ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है वो क्या होगा? इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। नेक्स्ट देखिए, ओपन द विंडो। द पैसिव वॉइस ऑफ दिस सेंटेंस इज ओपन द विंडो। जी, ओपन द विंडो है जो है ये आपके पास इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो जब हम इम्पेरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वो हम कैसे बनाते हैं? पहले हम रफ स्केच अपने माइंड में बना लेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम करेक्ट सेंटेंस जो है उसको चूज़ कर लेंगे। इधर आपको फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन है और ऑब्जेक्ट गिवन है। तो हमने ये पढ़ा था कि इम्पेरेटिव जो सेंटेंस होता है उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है? स्टार्टिंग में लेट लगता है,
जो आपका ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो लेट के फ़ौरन बाद आ जाता है। सब्जेक्ट बन जाता है का मतलब है सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है, ठीक है। लेट द विंडो, अब इसके बाद क्या लगेगा, बी लगेगा और फिर ओपन की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, तो ये बन जाएगा लेट द विंडो बी ओपन। अब हम देख लेते हैं कि इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारी बनाई हुई स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है। द विंडो बी ओपन, नहीं जी ये ठीक नहीं है। लेट द विंडो ओपन, यहाँ पर क्या है, ना तो बी लगा हुआ है ना थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की गई है। थर्ड में देखिए लेट द विंडो बी ओपन, जी ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट उसी के अकॉर्डिंग है जो हमने फार्मूले के थ्रू खुद से बनाई थी। विंडो लेट बी ओपन, ये भी सही सेंटेंस नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन आपकी कौन सी होगी, लेट द विंडो बी ओपन। बेटे आज के लेक्चर को आपने बहुत अच्छे तरीके से ज़ुबानी याद करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।